आज हम बात करने वाले हैं कि आंग्ल मराठा संघर्ष कैसे हुआ। तो आपको एक तो ये बात ध्यान रखने की, जो आंग्ल मराठा जो संघर्ष हुए हैं ये केवल सर्वोच्चता के सिद्ध करने के लिए युद्ध हुए थे। ठीक है, कि अंग्रेज और मराठों में दोनों में कौन श्रेष्ठ है। हालांकि जैसे आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए मराठे शुरू में युद्ध लड़े थे। मैसूर के खिलाफ अगर आपको याद हो तो मैसूर के खिलाफ जब युद्ध हुआ था तो मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि 1775 आते आते मराठे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे ही अंग्रेजों ने मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, आंग्ल मराठा संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी रघुनाथ राव ने, हमने पिछली वीडियो में बात की। आज हम देखते हैं कि पहला आंग्ल मराठा संघर्ष, एक तो आपको तारीख भी इनकी याद रखनी है, ये ईयर जो 1775 से 82 तक है। ठीक है, अंग्रेजों को मराठों के मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। मतलब जब इनमें पेशवा बनने के लिए रघुनाथ राव को पेशवा बनना था, उसको नहीं बनाया गया, तो वो जाके अंग्रेजों से मिल गया। तो यानी कि अंग्रेजों को मौका मिल गया, इनके पेशवा पद के आंतरिक संघर्ष प्राप्ति के लिए हो रहा था, फिर उसको अंग्रेजों को मौका मिला इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। और यहीं से क्या हुआ, अगर ये इनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो मराठे कैसे शांत रहेंगे। तो यानी कि हुआ क्या, अंग्रेजों का और मराठों का आपस में मतभेद हुआ। ठीक है, अब देखिए, ये था रघुनाथ राव, ये गया था, इसने अंग्रेजों से कर ली थी सूरत की संधि। इसमें था कि हम तुम्हें सूरत दे देंगे, हमें तुम पेशवा बनवा दो किसी तरह। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अब अंग्रेजों ने रघुनाथ राव की सहायता के लिए पूना में सेना भेज दी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पुणे का फिर युद्ध हुआ 1779 में। पुणे का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि मराठे तो एवं ही हैं, हम मराठों को आसानी से पराजित कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजों की पहली सेना पुणे में गई थी तो अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करना पड़ गया। अंग्रेजों की जो है हार हुई उस युद्ध में, तो अंग्रेजों को बड़गांव की संधि करनी पड़ी। ठीक है, बड़गांव की संधि के लिए अंग्रेज मजबूर हुए। अब इसमें क्या था, ये जो इनकी बॉम्बे सरकार थी, ये बॉम्बे लिखा हुआ है, ये बॉम्बे सरकार द्वारा क्या हुआ था, जितने भी अंग्रेजों ने 1775 में क्षेत्र हासिल किए थे वो सब मराठों को वापस करने थे। ठीक है, लेकिन जो हेस्टिंग बाबू थे, हेस्टिंग बाबू को लगा कि ये तो अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के खिलाफ है, कोई जीता क्षेत्र ये कैसे वापस कर देंगे, ये तो और छीन सकते थे, वापस कैसे कर देते। तो हेस्टिंग ने कहा कि नहीं, हमें ये बड़गांव की संधि मंजूर नहीं है, और हेस्टिंग ने बड़गांव की संधि को नकार दिया। ठीक है, एक सेना भेज दी 1779 में। इस सेना ने अहमदाबाद और 1780 में बेसिन पर, यानी कि 1779 में अहमदाबाद पर और 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब कब्जा कर लिया तो फिर अब युद्ध में जब मराठों की हार होने लगी तो संधि की बात आ गई कि संधि हो जानी चाहिए, अब संधि कर लेते हैं। तो यहीं आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है स्टेट के लिए, 1782 की सालबाई की संधि। ठीक है, तो जब इनकी हार हुई तो सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की। जो उसमें संधि में क्या था कि जो माधव राव है, हम माधव राव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करते हैं। जो रघुनाथ राव थे, ये भाई साहब जिन्होंने पूरा जो है आंग्ल मराठा संघर्ष को जन्म दिया, इनको पेंशन की मंजूरी दे दी जाए। ठीक है, इस संधि से क्या हुआ कि जो सिंधिया को उसके क्षेत्र लौटा दिए गए, और ये बात तय की गई कि जो दोनों पक्ष हैं, आंग्लवी और मराठे भी, ये 20 वर्ष तक शांति स्थापित करेंगे, 20 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं करेंगे। ये संधि की सभी बातें जो है पूरी हुई थी, मतलब पूरे 20 वर्ष तक शांति बनी रही थी। आप देखना 1782 में ये संधि हुई है, इसके 20 वर्ष जोड़ लीजिए, पूरे 20 वर्ष तक शांति बनी रहेगी। दोबारा 1803 में जाके इनके बीच में संघर्ष स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि सालबाई की संधि से दोनों के बीच में एक संधि हो गई कि 20 वर्ष तक शांति बनाएंगे, रघुनाथ राव को पेंशन दी जाएगी, और माधव राव जो थे युवा, उनको पेशवा के तौर पर मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के क्या कारण रहे, कैसी पृष्ठभूमि रही। तो अब देख लो यहाँ पे 1803 से 5 में है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, यानी कि हमने 1782 में जो संधि कर रही थी साल भाई की, उसके 20 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसका जो कारण रहा, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण रहा, वो था कि वेलेजली को ऐसा लग रहा था कि मराठे जो है वो फ्रांसीसियों के साथ में मिल रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और फ्रांसीसी जो है वो मराठों की सहायता से भारत में अपना प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलेजली को ऐसा विश्वास हो चुका था कि जो फ्रांसीसी हमें जो हानि पहुंचाएंगे, जो पहुंचा रहे हैं,
इन हानियों से हम तभी बच सकते हैं, तभी अपने आप को ऊपर उबार सकते हैं जब जो समस्त भारत है, जो पूरा भारत होगा, जब अंग्रेजों की सैनिक सहायता पर निर्भर होगा। ठीक है, इसलिए वेलेस्ली को ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि समस्त भारत को हमारी सैनिक सहायता की जरूरत पड़े, और इससे क्या होगा, हम आसानी से अन्य यूरोपीय जो शत्रु हैं हमारे, उन्हें भारत से बाहर कर पाएंगे। ठीक है, अब जो ये थे दूसरे, इसको देखिए, नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए। ये नाना कौन है? मैंने पहले बात की थी, नाना फडणवीस। ये कौन थे? ये वरिष्ठ राजनीतिक रणनीतिकार थे मराठों के। ठीक है, तो नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय। इन्होंने क्या किया, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में आपस में झगड़े करवाए। मतलब नाना फडणवीस जब तक रहे तब तक आप ये कह सकते हैं कि मराठों में आपसी मनमुटाव नहीं हुआ, कर वसूली के लिए झगड़े नहीं हुए, सरदारों में आपस में लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, एक दूसरे की संपत्ति की इज्जत की जाती थी, एक दूसरे पे हमले नहीं किए जाते थे। लेकिन जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तो बाजीराव द्वितीय जो थे, इन्होंने सोचा कि यदि मुझे अपना पद बनाए रखना है, अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखना है, तो मुझे दूसरे सरदारों में आपस में झगड़े करवाने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरों के घर में लड़ाई करवा के अपना घर बचाने की इन्होंने सोची, लेकिन हुआ क्या, अंततः ये भी उसका खुद शिकार हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दौलत राव सिंधिया तथा जसवंत राव होलकर जो थे, अब दोनों अपने पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते हैं कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ये जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया। ठीक है, अब हुआ क्या, अप्रैल 1801 में पेशवा ने जसवंत होलकर के भाई विठू जी की हत्या कर दी। पेशवा भाई साहब ने हत्या कर दी। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हम पेशवाओं का कार्यकाल पढ़ चुके हैं, कौन सा पेशवा कब से कब तक रहा हमने पढ़ लिया है। आपको बताना है कि 1801 में जब यहाँ पे लिखा है पेशवा, तो ये पेशवा किसकी बात हो रही है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, और अगर नहीं याद आए, नहीं पता हो, तो आपको पिछली वीडियो देख लेनी है। ठीक है, तो पेशवा ने क्या किया, जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर दी। अब होलकर का जब भाई की हत्या हुई तो होलकर कहाँ शांत रहने वाला था, तो होलकर ने पूना पर आक्रमण किया और पेशवा और सिंधिया दोनों की अच्छे से पिटाई करी और पूना पर अधिकार कर लिया अपना। ठीक है, ये बाजीराव द्वितीय जो थे भाई साहब, उसकी पिटाई से भाग निकले तो इन्होंने बसीन में शरण ली और 1802 में इन्होंने अंग्रेजों से एक संधि कर ली, बसीन की संधि। ठीक है, अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि जब जब इनकी अपनी जान के ऊपर आफत आई है, इन्होंने भागकर अंग्रेजों से संधि कर ली है। ठीक है, चाहे वो रघुनाथ राव हो, चाहे बाजीराव द्वितीय हो। ठीक है, तो ये बेसीन की संधि आपको याद रखनी है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेसीन की संधि में क्या प्रावधान थे। तो बेसीन की संधि में यह हुआ कि एक तो अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और अंग्रेज सैनिक जो होंगे उनको पूना में रखना स्वीकार किया गया। कंपनी को सूरत दे दिया गया, जो रघुनाथ राव ने सूरत की संधि की थी उनसे। तो अब आके बसीन की संधि से कंपनी को सूरत दे दिया गया। और अगर अन्य राज्यों से संबंध बनाने की बात है, यदि अन्य राज्यों से संबंध बनाने की बात है, तो संबंध बनाने के समस्त अधिकार अब कंपनी को दे दिए गए। और जितने भी अंग्रेज विरोधी लोग हैं, ठीक है, उनको सेना से बाहर भगाया जाए। ठीक है, बेसीन की संधि का महत्व क्या था? तो बेसीन की संधि का ये महत्व था, अब कंपनी हर उस मामले में मीडिएटर बन गई थी जिसमें पेशवा के संलग्न होने की बात थी। क्यों? क्योंकि पेशवा ने अंग्रेजों से संधि की थी। ठीक है, तो हर उस मामले में जिसमें पेशवा शामिल होगा, अब उस हर मामले में कंपनी जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके साथ क्या हुआ, वेलेस्ली का एक उद्देश्य पूरा हो गया। क्या उद्देश्य पूरा हो गया? वेलेस्ली को देखो, जो निजाम भाई साहब थे वो अंग्रेजों के संरक्षण में थे, कंपनी के संरक्षण में थे, जबकि मराठे क्या करते थे, मराठे निजाम को परेशान क्या करते थे, आए दिन हमला, आए दिन लूट मार, इस सब चीज के लिए। तो वेलेस्ली का एक उद्देश्य ये पूर्ण हो गया कि उन्होंने जो निजाम को संरक्षण का वचन दिया था वो पूरा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पेशवा के कहने पे आक्रमण होता था निजाम पे। अब पेशवा जब अंग्रेजों की तरफ हो गया है, संधि कर ली है, तो अंग्रेज कहेंगे पेशवा से, भाई तुम निजाम पे हमला नहीं करोगे, तो पेशवा को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एक बात कही जाती है कि हाँ ऐसा है कि बेसीन की संधि ने भारत को थाली में सजाकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, लेकिन यह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जरूर था। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा अंग्ल मराठा युद्ध। अब देखिए,
1805 के पश्चात जो शांति के वर्ष मिले थे, मतलब आप देखिए पहला इनका जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है वो 1775 से 82 तक हुआ है, ठीक है। दूसरा जो हुआ है वो 1803 से 1805 तक हुआ है, ठीक है। यानी कि अब 1775 से 82 और 82 के बाद जो ये 20 साल मिले हैं, यहाँ मराठों ने अपने को सुदृढ़ करने का काम नहीं किया। दूसरा आप देखिए जो 1805 के बाद, यानी कि अगला युद्ध अगर देखेंगे तो 1817 में हुआ है, ये 18 है, 1817 से 1818, ठीक है। तो ये जो इतने साल जो मिले हैं इन्हें, इन्होंने उसमें अपने को सुदृढ़ करने का काम नहीं किया, समझ रहे हैं। ये आपस में लड़ते रहे, जिससे क्या हुआ, अंग्रेज सुदृढ़ होते गए। यदि मराठे इन सालों में अपने आप को, इन वर्षों में अपने आप को सुदृढ़ करने की कोशिश करते तो शायद स्थिति कुछ और होती, ठीक है। जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि अगर मराठे निजाम और मैसूर को अपना शत्रु ना समझते, निजाम और मैसूर को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध करते, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। ऐसा मान सकते हैं, सोच सकते हैं, एज्यूम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बल्कि ऐसा हुआ नहीं। अब इतिहास है, जो लिखा गया, जैसा हुआ था वैसा है, कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था 1817 से 1818। 1805 के बाद जो इनको टाइम मिला था उसमें इन्होंने खुद को सुदृढ़ नहीं किया। अगर करते तो शायद स्थिति कुछ और होती। इसका कारण क्या रहा, जो हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध जो अभियान किया था। अब ये पिंडारी कौन थे, पिंडारी थे जो मराठों की सेना में पैदल सैनिक थे, जो मराठों के लिए लूट मार करते थे, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं पिंडारी कौन थे, सलमान खान की मूवी, सलमान खान ने उसमें पिंडारी का रोल प्ले किया था, ठीक है। तो वहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर नहीं देखिए तो देखना भी मत, अच्छी फिल्म भी नहीं थी। चलिए खैर, अब देखते हैं। तो हेस्टिंग ने जब पिंडारियों का दमन करने के लिए अभियान भेजा तो मराठों को लगा नहीं, ये तो अब हमारी प्रतिष्ठा की बात आ गई, पिंडारी तो हमारे लूट मार करते हैं, और मराठों का राजस्व सारा लूट मार पे डिपेंड था, आक्रमण पे, लूट मार पे। तो जब पिंडारियों का दमन किया जाएगा तो मराठों के राजस्व में कमी आ जाएगी। तो मराठों ने इस चीज का विरोध किया। अब विरोध किया तो लड़ाई होनी थी, लड़ाई हुई तो फिर भाई साहब ये जो है इनकी पिटाई हुई ठीक से। पेशवा, सिंधिया, भोसले, इन सब ने फिर संधि कर ली। संधि तो करेंगे, मार खाते थे फिर संधि कर लेते थे। आगे देखते हैं। तो जब इसमें ऐसा हुआ कि जब इन्होंने संधि की तो मराठों को लगा कि क्यों, जब हम मर ही रहे हैं तो मरता क्या नहीं करता। तो मराठों ने सोचा कि एक बार मुक्ति का अंतिम प्रयत्न करते हैं, ठीक है, जैसा हमने 1942 के उसमें किया था, भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। तो हुआ क्या, लेकिन अंग्रेजों ने पेशवा को किरकी, भोसले को सीताबर्डी और होलकर को महीदपुर में परास्त किया बुरी तरीके से, ठीक है। और हुआ क्या, मराठा शक्ति जो है वो मृत प्राय हो गई और अंग्रेजी क्षेत्रों का विस्तार हुआ, ठीक है। हुआ क्या, पूना की संधि हुई 13 जून 1817, इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है। इससे क्या हुआ था, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है पूना की संधि, इससे पेशवा का पद समाप्त हो गया था, ठीक है, कि ना कोई पेशवा होगा और ना भविष्य में मराठों की तरफ से कोई खतरा उत्पन्न होगा, ठीक है। अब देखते हैं मराठा शक्ति के पराजय के क्या कारण रहे। तो मराठा शक्ति के पराजय के बहुत सारे कारण आपको भी समझ आ रहे होंगे, लेकिन इसमें से कुछ क्या हैं जो मेन से हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे परस्पर विश्वास का अभाव एवं महत्वाकांक्षा, आपस में विश्वास नहीं है किसी को। मतलब पेशवा हुआ, होलकर, सिंधिया, भोसले सब आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। अगर ये लोग इकट्ठे होते तो समस्त भारतीय राज्यों में मराठा जो थे वो सर्वशक्तिशाली थे, लेकिन इनका पारस्परिक अविश्वास, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो थी, उससे इनमें विभाजन हुआ, ठीक है। मतलब पेशवा अलग है, होलकर अलग हैं, सिंधिया अलग हैं, भोसले अलग हैं। तो क्या हुआ कि मुट्ठी खुल गई और मराठे कमजोर हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा था इनका दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। आर्थिक संगठन की तो बात ऐसी देखो, एक तो मराठा जब, एक तो वहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं, ठीक है, कृषि योग्य भूमि नहीं है, और दूसरा जब कृषि योग्य भूमि नहीं तो ऐसी जगह व्यापार भी नहीं चलेगा। तो टोटली बेचारे किस पे डिपेंड थे मराठे, चौथ और सरदेशमुखी पे। अब इससे क्या होता था, चौथ और सरदेशमुखी क्या है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। अब इससे क्या था कि अगर ये पड़ोसी राज्यों से ऐसे कर वसूलेंगे चौथ और सरदेशमुखी, तो पड़ोसी राज्य इनसे खुश नहीं रहेंगे। अगर पड़ोसी राज्य खुश नहीं रहेंगे तो संकट के समय वो सहायता नहीं करेंगे, ठीक है। उनको दिख रहा होगा कि अगर पेशवा कहीं पे पिट रहा है तो पिटने दो कम वक्त को,
बड़ा कर वसूला है, जबरदस्ती लूट मार की है। ठीक है, अगला कारण है आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता इस वजह से कि मराठों ने क्या किया, कभी भी अपने आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया। उनको जब भी आर्थिक संकट हुआ, जब भी पैसे की कमी हुई, इन्होंने क्या किया, पड़ोसी राज्य में गए, लूटमाट करी, लूटपाट करके आ गए। लेकिन अगर यहीं ये अपने आर्थिक विकास पे ध्यान देते, अपने राजस्व का कोई एक स्थायी हल निकालते, तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। जबकि ये जब लूटपाट करते थे तो जनता नाराज होती थी। ठीक है, तो जनता की सहानुभूति भी इन्हें मिलनी बंद हो गई। अगला कारण था दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। ठीक है, अब था क्या मराठों की, देखिए शिवाजी के समय मराठे प्रसिद्ध थे छापामार सैनिक रणनीति के लिए। गुरिल्ला वार शिवाजी जाने जाते हैं गुरिल्ला वार के लिए। तो हुआ क्या कि बाद में इन्होंने, शिवाजी के बाद जब पेशवाओं का टाइम आया, तो इन्होंने अपनी प्राचीन छापामार जो सैनिक रणनीति थी वो भी त्याग दी, और जो यूरोपीय आधार पर वैज्ञानिक संगठन बनाने में भी असमर्थ रहे। मतलब घर के रहे न घाट के, अपनी जो इनकी प्राचीन कला थी वो भी छोड़ दी, और अंग्रेजों वाली ये सीख नहीं पाए। कुछ मराठा सरदारों ने सीखने की कोशिश भी करी, जैसे उन्होंने फ्रांसीसियों की युद्ध प्रणाली सीखी, लेकिन रहा क्या भाई, दूसरे की सीखोगे तो सीखने में समय लगेगा, लेकिन समय इनके पास नहीं था, तो ये हमेशा निम्न कोटि के बने रहे। ठीक है, तो ये इनकी दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था भी रही। अगला कारण देखते हैं क्या था, ये अगला कारण था उग्र राष्ट्रीयता का अभाव। उग्र राष्ट्रीयता से मतलब ये है कि इन्होंने कभी एकता की बात नहीं की, आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे से द्वेष था, ईर्ष्या थी, कलह थी। वहीं अंग्रेजों में क्या थी, आपस में एकता थी। ठीक है, अगला है आत्मनिर्भरता का अभाव। मतलब होता क्या था, मराठा सरदार साधारणतः क्या करते थे कि दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते थे। मतलब ये था कि अगर हमारे ऊपर किसी पे हमला किया इन्होंने, फिर कह दिया कि यदि हमारे ऊपर कोई भारी शक्ति आक्रमण करते तुम सैनिक सहायता दोगे, कि ठीक है देंगे। जैसे ये फ्रांसीसियों पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, कि जब भी हमारे ऊपर अंग्रेजी आक्रमण हो तो फ्रांसीसी सहायता करेंगे। फ्रांसीसियों ने सहायता की भी, लेकिन होता क्या था कि किस समय पे कितनी सहायता चाहिए, इस चीज पर डिपेंड करता है अब युद्ध जीतेंगे या नहीं। तो फ्रांसीसियों ने सहायता तो की, लेकिन होता क्या था, वो पर्याप्त सहायता नहीं कर पाते थे। अगर फ्रांसीसी खुद में इतने दमदार होते तो वो स्वयं ना अंग्रेजों से लड़के जीत जाते। क्यों उन्हें मराठों की जरूरत पड़ती, क्यों दूसरे राज्यों की जरूरत पड़ती। ठीक है, अगला है सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव। जब मराठे जो करते थे, जिन क्षेत्रों को जीतते थे, उन क्षेत्रों के प्रशासन पे तो ये भाई साहब ध्यान नहीं देते थे। इनको क्या था, बस लूटपाट करनी है। ठीक है, ना इन्होंने जनसाधारण की सुरक्षा की बात की, ना उनकी प्रगति के बारे में सोचा, ना उनकी खुशी का ध्यान दिया। इनकी आय का स्रोत बस एक ही बना रहा कि लूटपाट करो, चौथ वसूलो और सरदेशमुखी वसूलो। ठीक है, इससे जनता नाराज होती थी। ठीक है, अगले कारण देखते हैं, योग्य नेतृत्व का अभाव। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं था कि मराठों के पास योग्य नेतृत्व नहीं था। जब महादजी सिंधिया थे, या अहिल्याबाई, या पेशवा माधवराव जैसे योग्य मराठा नेता थे, तब तक उनके पास एक योग्य नेतृत्व था। लेकिन जैसे ही बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया या यशवंतराव होलकर आ गए, ये सब क्या थे, ये सब स्वार्थी थे, अदूरदर्शी थे, ये अयोग्य थे, सब आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ठीक है, यानी कि जब महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई जैसे योग्य नेताओं के बाद मराठों के पास कोई नेतृत्व करता नहीं था जो योग्य हो, दूरदर्शी हो। ठीक है, ये सब स्वार्थी थे जो बाद में आए। असहयोग अगला कारण है। असहयोग में क्या है कि मराठों ने मैसूर के शासक और निजाम को अपना शत्रु समझा। यही बात मैं आपको पहले बता रहा था। अगर ये क्या करते कि मैसूर को और निजाम को अपने साथ लेते तो स्थिति बदल सकती थी। ठीक है, अगला कारण है उच्च आदर्श का अभाव। मतलब बंधुत्व, सहयोग और उच्च आदर्श जैसे विचारों का तो अभाव था मराठों के पास, इनका हाथ तंग था इन सब में। तो मराठों ने जो साम्राज्यवाद की नीति अपना ली, वो ऐसी नीति थी, इन्हें केवल विस्तार ही दिखाई देता था। ये नहीं था कि जो प्रदेश तुमने जीत लिए हैं आप उनके प्रशासन पे ध्यान दो, वहां सुव्यवस्था लाओ, ऐसा नहीं था। ठीक है, यानी कि आप एक बात समझ सकते हैं कि जो मराठों का पतन है और जो मुगलों का पतन हुआ था, ये दोनों एक ही पतनशील समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि देखो, जैसे मुगलों का पतन हुआ था, उनका कारण क्या था कि मुगले भी राजस्व वसूली तक रह गए, उन्होंने भी नवीन अर्थव्यवस्था के निर्माण के बारे में नहीं सोचा। और यही काम किया मराठों ने। मराठे भी केवल जबरन राजस्व वसूली तक रह गए। ठीक है, और इनके जो सेना नायक थे उनके पारस्परिक मतभेद हुए, या एक दूसरे की संपत्ति की अवहेलना हुई, या अपनी दोषपूर्ण नीति से क्या हुआ, सहयोगियों की संख्या में कमी लाना हुआ।
जो प्रवृत्ति युद्ध हुए या इनकी अपनी सैन्य नीति रही, तो एक लाइन में अगर कहूँ तो कहने की बात यह है कि जो मुगल साम्राज्य था और जो मराठे थे, ये दोनों सेम, यानी कि दोनों एक ही पतनशील समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। ये बात आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे मराठे। अब हम बात कर लेते हैं मराठों के बाद वालों की। ठीक है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे पंजाब, नेपाल और जो अफगान युद्ध थे, ये सब थे, मतलब सीमावर्ती जो थे, बर्मा वगैरह, ये सब देखेंगे।